दानिश आई डोंट थिंक सो, इट्स अ बिग इशू, उसने अपने कंधे उचकाते हुए कहा। बट उसने कुछ कहना चाहा मगर जोली ने उसे टोक दिया। ओ गॉड, व्हाट्स योर प्रॉब्लम मैन? आई थिंक दिस वीडियो विल क्रॉस 1 मिलियन, वो खुशाइनी अंदाज में बोली तो नीम अंदाज में मुस्कुराया। It means you did not enjoy the tour with me. Yes, you may say. And now what you say? Okay, leave me. Dad is coming here. उसके सवाल पे वो शर्माती रह गई। Okay, leave me. Dad is coming here. उसने खुद को उसकी बाहों से आज़ाद करवाया। Just chill. He is not coming here, dear. He is busy right now. वो जुमानी अंदाज में मुस्कुराया तो उसने पास पड़ा कुशन उसके ऊपर फेंका। दोनों खिलखिला कर हंसने लगे। जहांगीर ने उसे आपस से काल मिलाई और नवाज खान की तरफ जाने की इतला दी, मगर मैं तो घर में ही सब तैयार कर चुकी हूँ, वहाँ जाना ज़रूरी है क्या? उसने चाट दिल से कहा, जी ज़रूरी है। उसने ज़ोर देकर कहा, जानी मेरा दिल नहीं। उसने साफ अल्फाज में इनकार किया। ओहो, क्या हो गया है? जुलेहा ने इनवाइट किया है, आज उसका पाकिस्तान का व्लॉग यूट्यूब पे पब्लिश होने वाला है, बड़ी एक्साइटेड है, कह रही थी उसके साथ बैठकर देखूं, सो इनकार नहीं कर सकता। वो अपने आप इसमें मौजूद फाइल्स का बगौर मुतालिया करते हुए उसे समझा रहा था। हाँ तो उसने आपका कहा है ना, मेरा जाना ज़रूरी है। उसने फिर से सवाल किया। जी बिल्कुल, जहाँ जहांगीर वहाँ जाने जहांगीर, वो बेइंतहा मोहब्बत से बोला। उसके लहजे में मोहब्बत की चाशनी महसूस करते हुए वो नीम अंदाज में मुस्कुराई। अच्छा ठीक है। बादल नख्वास्ता उसे हाँ कहना ही पड़ी। नवाज अंकल न जाने क्यों मुझे देखकर अजीब बिहेव करते हैं। फ़ोन रखते ही वो गहरी सोच में महू हुई। दूसरी तरफ उसने भी फ़ोन रखा और फिर से एक अनजान शख्स के किए गए मैसेज को सोचने लगा। उसने मैसेज बॉक्स में मैसेज खोला जो उसे उसके पाकिस्तान पहुंचने से एक दिन बाद किया गया था। वो अभी तक उसके राब्ते में है। जहांगीर अगर मुझ पे यकीन नहीं है तो आप बेशक उसकी फ़ोन डिटेल्स चेक कर लीजिए। पाकिस्तान आते ही सबसे पहले उसने सजील को कॉल की है। उसने मोबाइल को मेज़ पे रखा और अपनी आंखें मलने लगा। आखिर कौन हो गए? उसने खुद से सवाल किया मगर जवाब नदारत। क्या मुझे जन्नत से पूछना चाहिए? उसने खुद से दोबारा सवाल किया। नहीं, हरगिज़ नहीं। बहुत मुश्किल से मेरे करीब आई है वो, कहीं फिर से वो खौफ से दो चार होकर रह गया। जब से जन्नत ने फ़ोन को छुपाकर उसे एक साइड पर रखा था तभी से उसके जहन में ये मैसेज गर्दिश करने लगा था। हालांकि वो उस मैसेज को इग्नोर कर चुका था। उसी असना में उसके फ़ोन की बेल बजी। उसने फ़ोन उठाया। मॉम इज़ कॉलिंग। जिसे उसने फ़ौरन से उठाया। मेरी जान कैसी हो जानी? उनके लहजे से ममता की शीरीनी टपक रही थी। मैं ठीक हूँ, आप कहिए आपकी जान कैसी है? उसने उन्हें तंग किया। बदतमीज़, शर्म करो। उन्होंने उसे खूब झाड़ पिलाई। आखिर डैड ने ऐसा क्या किया है जो मुझे शर्म करनी चाहिए? आदत से मजबूर हो तो चुप कर जाओ। उन्होंने तंबीह अंदाज में कहा तो वो हंसता हंसता रोका। वैसे जब से जन्नत यहाँ आई है आप दोनों तो कुछ ज़्यादा ही मसरूफ़ हो गए हैं। नहीं, इतने दिनों बाद कॉल की वजह जान सकता हूँ। उसकी बातों का मतलब वो बखूबी समझ चुकी थी। संजीदा होना कब सीखोगे तुम? तो क्या कोई संजीदगी वाली बात है? जानी, मार खाओगे तुम अब। उन्होंने उसे डपट कर कहा और फिर खुद ही मुस्कुरा दी। हमारी तो रमज़ान की वजह से रूटीन बहुत बिजी है। तुम बताओ कैसा जा रहा है सब? सब ठीक है। आज नवाज अंकल की तरफ दावत है हमारी। वाओ, अच्छा है। जन्नत को हर हफ्ते उनसे मिलवाने ले जाया करो। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। उनकी जुबानी बात को समझ नहीं सका। ओह, वो अपना सर पकड़ कर रह गई। बादजा उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि जन्नत और नवाज दोनों की हकीकत से वो बिल्कुल बेबहरा था। माम, क्या बात है? कुछ है जो मुझे नहीं पता? उसकी तरफ से गहरी खामोशी थी। माम, क्या हुआ? हाँ, नहीं, कुछ नहीं। उसने अपना सर झटका। अच्छा, डेट कहाँ है? हो सकता है चांद निकल आए आज यहाँ, तो दर्जी के पास मेरे कपड़े लेने गए हैं। ओह वाह, वैसे समझिए कि वहाँ ईद हो ही गई। उसकी बात सुनकर वो हंस दी। वो जानती थी कि वो ये क्यों कह रहा है। पाकिस्तान में चांद नजर आना बड़ी आम सी बात जो थी। यहाँ तो कल हो ही जाएगी, लेकिन आप लोगों का क्या है? आधी रात को चांद निकल आता है और चार नाचार ईद करनी ही पड़ती है। वो कस्यानी हंसी हंसा। बेटा जरा हिस्सा, आप भी यही कहे। उसने जैसे उसे याद दिलाया। उनकी बात सुनकर वो कहा लगा कर हंसा। अच्छा, अपनी ईद की तस्वीरें भेज देना एक, और हाँ, जन्नत से कहना अपनी खाला को कॉल करे, वो बहुत उदास है उससे। खाला को? वो गहरी सोच में महू हुआ। हाँ, बेचारी की माँ तो है नहीं, ले दे कर एक खाला ही है। मैं तो यहाँ आने से पहले भी उसे मिलवाने के लिए लेकर गई थी। उसने अपने हवास बहाल किए। कब? यहाँ आने से एक रोज़ पहले। क्यों, क्या हुआ?
کیا نہیں ملنا چاہیے تھا؟ اس کا لہجہ انہیں شش و پنج میں ڈال گیا تھا۔ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں، اچھا بعد میں بات کرتا ہوں، گھر کے لیے نکلنا ہے ذرا۔ اس نے بات کو بدلا اور فون رکھ دیا۔ آپ اسے گھر واپسی پہ پورا راستہ وہ بدحواسی میں ہی رہا۔ اس کے ذہن میں کبھی میسج گردش کرنے لگتا تو کبھی اپنی ماں کی کہی بات، تو یہاں آنے سے پہلے وہاں گئی تھی۔ اس نے خود کلامی کی۔ گاڑی کی سپیڈ تقریباً 120 پہ پہنچ چکی تھی اور اس کا بلڈ پریشر تقریباً ہائی ہو چکا تھا۔ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، جنت میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی۔ اس نے اپنا سر نبی میں بار بار ہلایا، جیسے خود کو یقین دلانا چاہتا ہو کہ جو وہ سوچ رہا ہے وہ سب بکواس ہے۔ اسے آج بھی یاد تھا کہ جب اس نے اسے وہاں لے کر جانے کی بات کی تھی تو اس کا زبردست قسم کا ری ایکشن سامنے آیا تھا۔ اس نے گاڑی گھر کے پاس روکی اور کچھ دیر وہی گاڑی میں بیٹھا رہا۔ اس کے دل میں اس کے لیے شک کا بیج لگ چکا تھا۔ یہ بیج کس قدر تناور درخت بننے والا ہے، یہ اس نے سوچا نہیں تھا۔ اس کے موبائل پہ جو ہی بیپ ہوئی تو اس نے اپنا موبائل ہاتھ میں لیا۔ بھیا مائی ولاگ ہیز بین اپلوڈڈ، پلیز شیئر اٹ اینڈ کمنٹ ٹو۔ زلیخا کی طرف سے اسے یوٹیوب کا لنک شیئر کیا گیا تھا۔ اس نے یوں ہی لنک کھولا تو اس کے مین کور پہ لگی تصویر کو دیکھ کر اس کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئی۔ اسے اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا۔ اس سے پہلے وہ ویڈیو پلے کر پاتا، موبائل اس کے ہاتھ سے گاڑی کی سیٹ پہ گر گیا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ گاڑی کا پہلا گیئر لگاتے ہوئے گاڑی کو سامنے کی سمت چلا دیا۔ تو کیا میں تیسرا شخص ہوں؟ اس کے دل نے اس سے سوال کیا۔ دوسری طرف وہ دعوت کے لیے خود کو تیار کر چکی تھی، اب بس اسے اس کی آمد کا انتظار تھا، مگر اس کا کوئی عطا پتہ نہیں تھا۔ اس نے اسے کئی دفعہ کال ملائی مگر کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ کہاں رہ گئے آپ؟ اس نے بارہا میسج کیا مگر جواب ندارت۔ اس کا موبائل بار بار بیپ کر رہا تھا اور وہ تھا کہ اپنی الگ دنیا میں دیوانوار گاڑی کو چلائے جا رہا تھا۔ کیا دونوں اس حد تک انوالو تھے؟ اس کے اندر کے انسان نے اسے سوال کیا۔ تمہیں شاید ان دونوں میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ یہ اس کے ضمیر کی آواز تھی جو اسے ملامت کر رہا تھا۔ شاید اسی لیے وہ حقیقت میرے سامنے آئی تھی کہ میں اس سے دور ہو جاؤں۔ ماضی کی کچھ جھلکیاں اس کی آنکھوں کے سامنے گردش کرنے لگی۔ تو کیا وہ اب بھی؟ وہ یہ بات سوچنے سے بھی ڈر رہا تھا۔ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ بمشکل ہی اپنا سانس بحال کر پایا تھا۔ اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا یہ وہ بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا، اس لیے یہ سچ جاننا اور بھی ضروری ہو گیا تھا، جو نہ وہ اپنی ماں سے پوچھ سکتا تھا اور نہ ہی اس انجان نمبر پہ اس کا کسی سے رابطہ ہو پا رہا تھا۔ اب ایک ہی صورت باقی تھی اور وہ زلیخا تھی جس سے وہ سچ جان سکتا تھا۔ اس کا انتظار کرتے کرتے جنت تقریباً تھک چکی تھی۔ اسے اذان کی آواز سنائی دی تو اس نے روزہ افطار کیا اور نماز ادا کرنے کے بعد پھر سے موبائل ہاتھ میں لیے اسے کال کرنے لگی۔ دوسری طرف وہ زلیخا اور دانش کے سامنے موجود ایک الگ ہی سوچ میں مہو تھا۔ نواز اور کرسٹی نے اس سے جنت کے بارے میں پوچھا تو اس نے یہ کہہ کر بات بدل دی کہ عید کی تیاری میں مصروف ہے، آپ آئیے گا صبح ملنے۔ وہ اب انتظار میں تھا کہ زلیخا سے کیسے بات شروع کرے۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا زلیخا نے شکایتی انداز میں بات شروع کی۔ دس از ناٹ فیئر بھیا، آئی ول کم بائی ٹمارو ٹو سی مائی بابی۔ اس نے اطلاعی انداز میں کہا اور پھر لیپ ٹاپ آن کرتے ہوئے اس کی آواز بڑھانے لگی۔ شکر ہے تم تو آئے، بابی سے کل ملنے آتے ہیں ہم، دانش بولا۔ جواباً وہ نیم انداز میں مسکرا دیا۔ زلیخا سمجھ گئی کہ وہ کچھ اپسٹ ہے۔ اس نے پلے کی ہوئی ویڈیو کو پاس کیا اور دانش سے اشارتاً اس سے اس کی پریشانی کی وجہ پوچھنے کے لیے کہا، کیا بات ہے جہانگیر، تم ٹھیک تو ہو؟ بابی سے لڑائی تو نہیں ہوئی؟ اس نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں۔ اس نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی۔ اس کے لبوں پہ پہلی مسکراہٹ نے دونوں کو اور بے چین کر دیا تھا۔ یار تو ٹھیک تو ہے نا، مجھ سے کہہ سکتے ہو تم۔ اس نے اسے بھروسہ دلایا۔ نہیں یار ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اس نے زور دے کر کہا۔ زلیخا نے ویڈیو کو سپیس کا بٹن دبا کر دوبارہ پلے کیا۔ لک بھیا، دس ویڈیو ہے کراسڈ 1 لاکھ ویوز جسٹ ان 1 آور، سیریسلی۔ وہ نہایت پرجوشی سے بولی۔ یہ کور پہ لگی تصویر، وہ کہتے کہتے روکا۔ او یہ، دانش پر اسرا انداز میں مسکرایا۔ یہ کپل ہمیں مری میں ملا تھا، کچھ نہ پوچھو کس قدر امپریس کیا تھا ان دونوں نے، نہ صرف ہمیں بلکہ سب کو ہی۔ تم نے لگتا ہے مکمل ولاگ دیکھا نہیں۔ اس کے منہ سے کہی ایک ایک بات اس کے کانوں میں زہر گول رہی تھی۔ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا اور وہ تھا کہ بے ضبط مسکرائے جا رہا تھا۔ پلیز سی دا کمپلیٹ ویڈیو، اس نے جہانگیر سے کہا اور پھر دانش کے قریب آ کر بیٹھی۔ ایک ایک منظر اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ وہ اپنے ہونٹوں کو اپنے دانتوں کے نیچے دبائے کاٹ رہا تھا اور اپنی انگلیوں کو مسلتے ہوئے خود کو ضبط کر رہا تھا۔ میری بیوی تو فین ہو گئی ہے ان دونوں کی۔ ولاگ کا نام بھی دیکھو اسٹرین لو رکھ دیا۔ وہ کہا لگا کر ہنسا۔ دس از دا ٹرو لو بھیا، آئی ہوپ بابی ول بی جسٹ لائک ہر۔
उसने बेइंतहा पुरुमीदी जाहिर की तो उसका सांस कुछ लम्हे के लिए रुक सा गया, मगर फिर वे इख्तियार बोल उठा, यही तो है। जुलेहा ने उसे आंखों को गोल करते हुए देखा। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो उसे क्या कहना चाह रहा है। उसके मुकाबिल में दानिश उसके कहे हुए लफ्ज़ों को सुनकर चौंक उठा। क्या कहा तुमने? नहीं, कुछ नहीं। उसने गर्दन हिलाई और उन दोनों के पास से उठा। दोनों उसकी हालत को देखकर हैरान रह गए। वो कुछ दूर जाता जाता रुका। दानिश, आपकी वीडियो के लाइक और व्यूज़ तो बहुत आ चुके हैं इस पे, लेकिन अगर मुमकिन हो तो इसमें मौजूद ईस्टर्न लव की तस्वीरें और वीडियोस हटा देना। उसकी ज़ुबान बमुश्किल ही उसके अल्फाज मुकम्मल कर पाई थी। उसने इतना कहा और वहाँ से चल दिया। वो तो वहाँ से चला गया, लेकिन उसके कहे अल्फाज उन दोनों को सोच विचार में ज़रूर डाल गए थे। हारून साहिब ईद की नमाज़ पढ़ कर आए तो उन्हें किचन में पाया। वो किचन से सवैया बड़े बाउल में डालकर डाइनिंग टेबल की तरफ ला रहे थे। आ गए आप। उन्होंने बाउल मेज़ पे रखा और कुर्सी पे आ मौजूद हुई। ईद मुबारक। वो उनसे मिलने को आगे की जाने पड़े तो थोड़ा पीछे को खोले। ओहो, क्या हो गया है? कौन सा जानी है यहाँ? उनकी बात सुनकर वो मुस्कुरा दी। मुलाजमा अलबत्ता किचन में ही है। उन्होंने अपना हाथ उनके हाथ से छुड़वाया तो मुस्कुरा दिए। सवैया खाइए और बताइए कि कैसी बनी है। बताना क्या है भला? आपके हाथ में तो जादू है बेगम। उन्होंने बड़े चम्मच से सवैया छोटे बाउल में निकाली और सवैया मज़े से खाने लगे। और आपकी बात हुई जानी से? उनके सवाल पे वो मुस्कुराए। नहीं, अभी कहाँ, शाम में करता हूँ। अभी शायद वो बिजी हो। हारून, जन्नत और नवाज में क्या रिश्ता है ये आप उसे बता क्यों नहीं देते? जन्नत का पूरा पूरा हक है कि वो जाने अपने बाप के बारे में। उनकी बात पे वो सवैया काते काते रुके। हक तो है, पूरा पूरा हक है, लेकिन बेहतर यही है कि वो इस बारे में ना जाने। मगर क्यों? वो उलझन का शिकार हुई। देखो, अभी ना तो क्रिस्टी उसके बारे में जानती है और ना ही जन्नत नवाज और उसकी फैमिली के मुतालिक जानती है। अगर बिलफर्ज जहांगीर को हम बता भी देते हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो चुप रहेगा। अगर उसने उन दोनों का रिश्ता डिक्लेयर कर दिया तो शायद क्रिस्टी और जुलेहा, उनके लबों पे आती आती बात रुक गई। बस उसकी बेटी उसके पास पहुंच गई है ना, यही बहुत है। उन्होंने बात को ख़त्म करना चाहा, लेकिन हारून, इसमें हर्ज ही क्या है? क्रिस्टी और जुलेहा को भला इससे क्या मसला होगा? उनकी सुई अभी भी वही अटकी हुई थी। आप समझ नहीं रही या समझना नहीं चाहती। क्रिस्टी से आज तक उसने अपनी पहली शादी का सच छुपा कर रखा है। अगर ये सच सामने आया तो बहुत बुरा होगा। मगर हारून, ये गलत है। उन्होंने मजीद तकरार की, है तो गलत, लेकिन इस बात की क्या गारंटी होगी कि जन्नत उसे गुजरे हुए दिनों का हिसाब नहीं मांगेगी? एक तरफ उसे क्रिस्टी को छोड़ जाने का दचका लगा रहता है तो दूसरी तरफ जन्नत के दूर जाने का अंदेशा। खैर, मैं उससे बात करूंगा इस बारे में। ज़रूर कीजिएगा। उन्होंने इस बात में गर्दन हिलाते हुए उन्हें सराहा। वो रात गए उसका इंतज़ार करती रही, मगर उसका कोई अता पता नहीं था। वो ना तो उसका फ़ोन उठा रहा था और ना ही उसके मैसेज का कोई रिप्लाई कर रहा था। चारों नाचारों से राधा दीदी को ही कॉल करना पड़ी। आ जाएगा, क्यों चिंता करती हो तुम? होगा बिजी अपने दोस्तों के साथ, आ जाता है कुछ देर तक। परेशान होने की कोई बात नहीं, मैं नेहा को भेज देती हूँ। उन्होंने फ़ोन रखा और नेहा को उसके पास जाने के लिए कहा। राधा दीदी से बात करने के बाद भी उसकी तसल्ली नहीं हो रही थी। नेहा उसे कंपनी देने आ तो गई थी, मगर उसकी आंखें जिसकी राह तक रही थी वो कहीं गुम सा गया था। भैया, बच्चे थोड़ी ना है भाभी, क्या हो गया है आपको? उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर नेहा को हंसी आ गई थी। नहीं, ऐसे ही। उसने अपना मूड खुशगवार किया। उसी असना में गैराज में गाड़ी दाखिल होने की आवाज़ सुनाई दी तो नेहा अपनी जगह से उठी। उसने घड़ी पे निगाह डाली जिस पे सुबह के 3 बज रहे थे। लीजिए, आ गए। अच्छा, मैं चाय लाती हूँ आप दोनों के लिए। वो किचन में चली गई। जो ही वो लाउंज से दाखिल हुआ तो वो दीवानवार उसकी जानिब लपकी। कहाँ रह गए थे आप? कब से तैयार हूँ। जाना नहीं था दावत पे? उसने एक ही सांस में बिना उसकी हालत का जायज़ा लेते सवालों की बौछार कर दी। जवाबन उसकी तरफ से किसी किस्म के रद्द अमल का इजहार नहीं किया गया। उसने अजीब नज़रों से उसे देखा। क्या हुआ, आप ठीक तो है? अब के उसने उसे शिकायती नज़रों से देखा तो वो सख्त तनाव का शिकार हुई। आप ठीक तो है? नाराज़ है क्या मुझसे? वो उसके सवालों का भला क्या जवाब देता जब वो अपने ही किए गए सवालों के जवाब देने से कासिर था। मैं तैयार तो थी, आप ही नहीं आए, उसने खुद साख्त अंदाज में कहा तो वो गहरा सांस लेकर उसे देखने लगा। आप ठीक कहते थे कि मोहब्बत दुआ है। उसके जहन में उसका ये एतराफ़ी जुमला काफ़ी देर तक घूमता रहा। जहांगीर, क्या बात है? अब आप परेशान कर रहे हैं मुझे। उसकी आवाज़ बरासी गई। मैं बहुत थक चुका हूँ, आराम करना चाहता हूँ, उसने इतना कहा और कमरे की जानिब चला गया। इससे पहले वो उसके पीछे पीछे आती उसने कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया, जिस पे वो आगे बढ़ते बढ़ते रुकी। नेहा किचन से बाहर आई और ये सारा मंजर देखकर कुछ देर के लिए हैरान रह गई। उसने आज तक जहांगीर का ऐसा रवैया नहीं देखा था। क्या हुआ भैया को? उसने चाय मेज़ पे रखी और उसके करीब आकर बोली। पता नहीं, उसकी ज़ुबान से बमुश्किल ही ये अदा हुआ था कि उसकी आंखों से आंसू बारिश की सूरत बहने लगे।
कुछ कहा भैया ने? उसने परेशानी से इस्तिफसार किया। नहीं, कुछ कहा ही तो नहीं है। ओह रिलैक्स। उसने आगे बढ़कर उसे गले से लगाया और दिलासा दिया, तबीयत ठीक नहीं होगी उनकी, आप परेशान ना हो। कैसे परेशान ना हो, शाम से उनका इंतज़ार कर रही हूँ और उन्हें एहसास ही नहीं, बजाय उसके कि मैं उन पर गुस्सा करूँ, उल्टा ये। उसने अपनी आंखों में आए आंसू को तेज़ी से साफ किया। मैंने तो सोचा था कि ये आएंगे तो इनसे खूब लड़ूंगी, झगड़ा करूंगी और ये मुझे मनाएंगे, मगर यहाँ तो अच्छा रोए तो नहीं ना। उसने उसके आंसू को साफ किया। सुबह सवेरे उसकी आंख खुली तो उसने उसे नीम बेहोशी की हालत में बिस्तर पे पाया। वो सोफे पर से उठी और घड़ी पे एक नज़र डालकर उसके करीब आई। सुबह के 9 बज रहे थे। शावेज, तुम ठीक हो? उसने उसे बुलाना चाहा, मगर वो बिस्तर पे दुध सोया हुआ था। अब के बार उसने उसे हाथ लगाकर जगाना चाहा, मगर उसे हाथ लगाते लगाते रुक गई। उठ जाओ, क्या हो गया है? ईद है आज, कम अज़ कम ईद की नमाज तो पढ़ लेते तुम। पढ़ कर ही आया हूँ अभी। वो अपनी ख़राब तबीयत के बायस सिर्फ इतना ही बोल पाया था। उसने उसे बगौर देखा। वो समझ चुकी थी कि वो जब नमाज पढ़ने गया होगा तब वो सो रही थी। तुम रात में कब आए और मुझे जगाया क्यों नहीं? उसने बड़े हक से सवाल किया। उसने चाहा कि वो उसे खूब जवाब दे, मगर चाहकर भी उसकी ज़ुबान उसका साथ ना दे सकी। नीमी भाभी के साथ बाजार गई थी तो तुम्हारे लिए ईद का जोड़ा लाई थी, वो पहन कर नमाज पढ़ लेते। अब कि वो हैरान हुआ। उसने बिस्तर से उठने की कोशिश की, मगर उसके कदमों ने उसका साथ नहीं दिया। उसने आगे बढ़कर उसे थामा तो उसकी बाहों में आ गिरा। उसका हाथ जो ही उसके हाथों को छुआ तो उसके हाथों की तपिश को महसूस करते हुए वो टटक कर रह गई। तुम्हें तो बहुत तेज़ बुखार है। उसने उसे बिस्तर पर लटाया तो उसने अपनी आंखों को नीम अंदाज में खोला और मुस्कुरा दिया। तो तुम्हें महसूस करना भी आता है? वो तंज़ी अंदाज में मुस्कुराया। उसके लहजे में दर्द वाज़ेह था। तुम नहीं बदल सकते, इस हालत में भी बकवास करने से बाज ना आना, उसने कदरे गुस्से से कहा और उसके पास से दूर हटी। वो फौरन से किचन में गई और बड़े बाउल में ठंडा पानी भर कर लाई और साथ में 2-3 पट्टियाँ भी। उसने बाउल को बिस्तर के दाएं तरफ मौजूद भैंस पे रखा और पट्टियों को उसमें डबोकर उसके सर पे रखने लगी। उसे यूं ही उसके हाथों का लम्स महसूस हुआ तो उसने अपनी आंखें आहिस्ता आहिस्ता खोली। एक लम्हे के लिए तो उसके चेहरे को बगौर देखते हुए उसमें कोसा गया था। मुझे तुमसे मोहब्बत होने लगी है मेहर, वो बेख्तियार बोल पड़ा। वो उसके सर पे पानी में भिगोई दूसरी पट्टी रखते रखते रुकी। उसका दिल रुक सा गया था। उसने आंखें खोली और उसका हाथ मजबूती से अपने हाथ की गिरफ्त में लेते हुए खुमार आलूद लहजे में बोला, क्या करूं मैं अपने इस दिल का? उसने उसकी सुर्ख आलूद आंखों में देखा। उसने फौरन से अपना हाथ उसके हाथ से छुड़वाया। वो जहाँ खड़ी थी वही साकत हालत में खड़ी रही। वो अभी तक उसके कहे हुए के ज़ेरे असर थी। दूसरी तरफ वो दोबारा नींद की कैफियत में चला गया। उसे यूं बेयार मददगार छोड़ना उसके बस में नहीं था। उसने उस पर गहरी निगाह डाली। वो मुकम्मल तौर पे सो चुका था। अब कि वो उसके पास बैठी और दोबारा से उसके माथे पे ठंडी पानी की पट्टियाँ करने लगी। कोई 2-3 घंटे वो उसके सरखाने के पास बैठी रही। ये कैसे ये दावा कर सकता है मोहब्बत मुझसे? इम्पॉसिबल। उसे तो जन्नत से मोहब्बत थी ना। वो अभी तक उसके कहे हुए के ज़ेरे असर थे। शशोपंच के आलम में उसकी पूरी रात डाइनिंग टेबल पे ही गुजर गई थी। जो ही सुबह जहांगीर कमरे से बाहर आया तो उसे डाइनिंग टेबल पे सोया हुआ पाया। वो उसके करीब आया और उसे देखते हुए खुद कलामी करने लगा। जानता हूँ तुम्हारा इसमें कोई कसूर नहीं, सारा कसूर मेरा है जन्नत, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं तुमसे चाहे जितनी भी मोहब्बत कर लूँ लेकिन तुम पे शक नहीं कर सकता, क्योंकि मोहब्बत में शक तो होता ही नहीं। और जिस मोहब्बत में शक हो वो मोहब्बत नहीं होती, सज़ा होती है, आपके लिए भी और उसके लिए भी जिसे आप चाहते हैं। वो उसके चेहरे की तरफ बगौर देखते हुए बोला। उसने अपनी नीम आंखें खोली तो उसे अपने सामने किसी का साया महसूस हुआ। जो ही उसने सामने की जानिब निगाह दौड़ाई तो उसे अपने सामने पाकर मुस्कुरा दी। बाद अज़ा जब उसे उसका गुस्ताखाना लहजा याद आया तो उसके चेहरे की मुस्कुराहट ज़ाहिर सी हो गई। कैसी हो तुम? वो उसके सामने आकर बैठा। जवाबन वो नीम अंदाज में मुस्कुराई। मुझसे ये ना पूछे कि मैं कैसी, ये पूछिए कि आप कैसे हैं। उसकी जुबानी बात को समझ गया था, तभी गहरी संजीदगी से उसे देखते हुए सवालिया बोला, तो कैसा हूँ मैं? खुद गर्ज सिर्फ अपने बारे में सोचने वाले, उसने बेधड़क होकर कहा। तो जख्मी अंदाज में मुस्कुरा दिया। ये कैसे कह सकती हो तुम? रात गए आपका इंतजार करती रही हूँ और आप खुद देर से आए और ऊपर से गुस्सा भी मुझी पे। वो बेख्तियार बोली, मैंने तुम्हें कुछ कहा ही कब था? कहा नहीं, लेकिन आपका लहजा काफ़ी था सब कहने के लिए कि मैं आराम करना चाहती हूँ। उसने उसके अंदाज की खूब निकाली की तो वो किस्यानी हंसा। हंसे नहीं, एक दफ़ा भी पूछा मुझसे कि मैंने कितना इंतज़ार किया आपका।